हेलो गाइस, मैं हूं भावना शर्मा। और आज हम नेशनल कमीशन फॉर एसटीज से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज होंगे, जितने भी डाउट्स होंगे, वो आज आपके मेरे साथ शॉर्ट आउट हो जाएंगे। सिर्फ मेरे साथ बने रहिए। देन हम सबसे पहले ये देखेंगे इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन से आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है। तो आर्टिकल 338A में 338A आर्टिकल में इसका मेंशन किया गया है। और ये कैसी बॉडी है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब देखो, आप किसी भी बॉडी को कैसे पता लगा सकते हो कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? अगर वो किसी आर्टिकल में अगर उसको मेंशन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो आप इजीली पता लगा सकते हो कि वो कैसी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, हम ये देखेंगे इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे कैसे जो नेशनल कमीशन स्टेप बाय स्टेप बनना। तो सबसे पहले हमारी नॉन स्टेटरी मल्टी मेम्ब्रेन बॉडी थी। ठीक है, 1978 में। उसके बाद 1987 में नेशनल कमीशन, फिर क्या हुआ, नेशनल कमीशन फॉर दी एसटीज के लिए आ गया। ठीक है, वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू आया? वो आपके 65th अमेंडमेंट के थ्रू उसको बना दिया गया था, नाम चेंज कर दिया गया। फिर उसके बाद कौन सा आया? फिर उन दोनों को बाइफरकेट कर दिया गया, क्योंकि नेशनल कमीशन एससी और एसटी कास्ट के लिए, दोनों के लिए सेम था। कब था? कब तक था वो? 1987 तक। ठीक है, फिर उसको जो बाइफरकेट किया गया, बाइफरकेट कब किया गया? 2003 में। और आपके 89th अमेंडमेंट के थ्रू किया गया। और उसका नाम बदल के अब दोनों जो, इट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर एसटीज अलग कर दिया गया और नेशनल कमीशन फॉर एससीज अलग कर दिया गया। ठीक है, अब ये देखेंगे एसटीज कास्ट कौन सी होती हैं? जो भी जंगलों में रहती हैं, जो भील्स रहते हैं। ठीक है, जंगलों में जनजातियाँ होती हैं, जिनका क्या काम, क्या लकड़ियाँ बीनते हैं और जंगलों में वो रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम जनजातियाँ। इट मीन्स एसटीज कास्ट कहते हैं। तो 2003 में इनको बाइफरकेट करने के बाद इसका एग्जिस्टेंस कब हुआ? 2004 में ये इसको स्टेटरी बॉडी इसको कहा जाने लगा। देन हम ये देखते हैं कि इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है और इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है। ये तो इसके एवोल्यूशन की बात रही। तो इसकी अपॉइंटमेंट जो करता है वो आपका प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, और प्रेसिडेंट, अगर इसका जो टेन्यूर है, टेन्यूर का मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में कि इसको कितने वर्ष तक रखा जाना चाहिए। प्रेसिडेंट जितना मन चाहे इसको रख सकता है। और इसकी सैलरी भी कौन डिटरमाइन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है, इट मीन्स राष्ट्रपति। देन हम बात करते हैं कंपोजिशन की। इसकी कंपोजिशन, इट मीन्स इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं। और तो इसके अंदर पूरे इसका जो कंपोजिशन है वो 5 मेंबर्स का होता है। इट मीन्स इसमें वन चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होता है इसमें, एक वाइस पर्सन होता है। ठीक है, वाइस चेयरपर्सन। और 3 इसके मेंबर्स होते हैं। याद रखें ये। कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, और इसका फंक्शन, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या क्या है? और जो नेशनल कमीशन फॉर एसटीज थी, उससे पहले आपकी कौन सी बॉडी थी जो एसटीज के लिए काम करती थी? वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर थी, जो इसके लिए काम करती थी। फिर इसके बाद चेंज हुआ। चेंज होने के बाद नेशनल कमीशन फॉर एसटीज को बना दिया गया और उसको हटा दिया गया, उसका नाम चेंज करके ये नाम रख दिया गया। तो अगर कम फंक्शन की बात देखें तो इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? जितने भी आपके राष्ट्रपति कोई भी अगर इनके लिए कोई भी काम करता है तो उसमें उसको एडवाइस देने का अधिकार है नेशनल कमीशन फॉर द एसटीज को। अगर जब कोई भी स्कीम बनती है तो वो उसको मेज़र करता है नेशनल कमीशन कि ये कितनी फैसिलिटीज़, जो स्कीम है ये कितने ज़्यादा मतलब वैलिड है उनके लिए, एसटीज के लिए कितनी ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा रही। तो इन चीज़ों को मेज़र करता है नेशनल कमीशन। थर्ड है कि ये देखता है अगर कोई भी इनके प्रति अगर एक्सप्लॉइटेशन करता है, इनका शोषण करता है, इनको इनके अधिकारों से वंचित करता है, तो उस समय नेशनल कमीशन उसमें इंक्वायरी कर सकती है। इसको पूरा राइट है। ऐसा नहीं कि कोई भी राष्ट्रपति या कोई भी मतलब मना कर देगी तुम इसमें इंक्वायरी नहीं कर सकते, ये जनजाति का मामला। तो ऐसा नहीं, क्योंकि नेशनल कमीशन स्पेशल किसके लिए है? एसटीज के लिए। ठीक है, तो ये था इसका फंक्शन। और अदर फंक्शन की बात करें तो अदर फंक्शन कौन कौन से हैं इसके?
फर्स्ट फंक्शन है इसका कि ये इंक्वायरी करता है कि जितने भी डिस्प्लेसमेंट हो गए थे, जो भी जनजाति थे वनों से, जैसे स्कीम निकालते हैं, सरकार स्कीम निकालती है जिसके थ्रू सरकार क्या करती है, वनों से लकड़ियाँ वगैरह लेती है और जैसे रेलवे ट्रैक्स बनते हैं तो वहाँ पे यूज़ करती है, तो इनको निकाल देती है सरकार। तो कितने लोग मतलब डिस्प्लेसमेंट की गई, सबको मेज़र करने का काम कौन है, नेशनल कमीशन को। और कितने रिहेबिलेशन किया गया है, कितने को पुनः स्थापित किया गया है लोगों को, इसका भी मेज़र कौन करती है, आपकी नेशनल कमीशन करती है। देन हम ये देखेंगे कि ये लोग नेशनल कमीशन जो एसटीज जो कास्ट है उसको राइट देती है कि आप वाटर रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, मिनरल जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने का तुमको पूरा राइट है। ऐसा नहीं कि जो जनजाति जो कि आपके जंगलों में रहते हैं वो मतलब पानी या फिर कुछ चीज़ों को यूज़ नहीं कर सकते, ये नेचुरल चीज़ें हैं, इनको यूज़ करने का पूरा हक है। अगर इनको इनसे वंचित किया जाता है तो नेशनल कमीशन इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाती है कि इनको इनके राइट्स मिलने चाहिए। और ये देखती है और ये इन चीज़ों को भी रिड्यूस करती है, जैसे कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, इट मीन्स जो झूम खेती होती है, झूम खेती से क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर रहना पड़ता है, एक जगह छोड़ देते हैं फिर दूसरी जगह पर रहने लग जाते हैं, जिससे क्या है कि उनका कोई एक सर्टेन मतलब एक निश्चित स्पॉट नहीं होता जहाँ पर वो अपना घर आसानी से बना सकें। इसीलिए ये इस बात पे भी ध्यान देता है कि जो कल्टीवेशन है वो कम होना चाहिए। और ये जो लोग जैसे कि आपके जनजाति लोग हैं जो जंगलों में रह रहे हैं, उनको जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं सभी प्रोवाइड कराता है। और ये मेज़र करता है कि जो जनजाति जो लोग हैं वो वनों की कितनी सुरक्षा कर रहे हैं, कहीं उनको काट तो नहीं रहे, तो इन सभी चीज़ों की भी नेशनल कमीशन ध्यान रखता है, ठीक है। और फिर अगर हम इसकी अगर पावर की बात करें तो इसके पास पावर है, जब ये किसी भी उसमें इंक्वायरी करता है किसी भी मैटर में जो कि सिविल जो कि एसटी कास्ट से रिलेटेड होता है, तो उसको हम कैसे मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको मेज़र करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यही सम्मन कर सकता है किसी भी व्यक्ति को जो कि केस से रिलेटेड है। अगर किसी ने इनके खिलाफ अगर कोई भी इनसे दुर्व्यवहार किया है या फिर इनके अधिकारों को छीना है, तो उस व्यक्ति को बुला सकता है। नेशनल कमीशन उसको राइट है और उसके खिलाफ याचिका भी दायर कर सकता है, नेशनल कमीशन को पूरा राइट है। देन ये एक ये सिविल कोर्ट की तरह काम करता है जब ये एसटी कास्ट के मैटर में जब इंक्वायरी करता है, और ये सिविल कोर्ट से किसी भी एफिडेविट या डॉक्यूमेंट्स को मंगा सकता है। ऐसा नहीं कि सिविल कोर्ट इसको मना कर दे कि नहीं कोई एफिडेविट्स और कोई सर्टिफिकेट नहीं है, मैं आपको प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं कर सकता, उसको देना ही पड़ेगा अगर नेशनल कमीशन फॉर एसटीज अगर उसको रिकमेंड करती है तो। और इसके पास ये भी है कि किसी व्यक्ति से उसके डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट मंगाने का इसको पूरा अधिकार है। अगर जब तक ये जितने डॉक्यूमेंट्स मंगा सके ये मंगा सकती है। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति इसको मना कर दे कि नहीं मैं आपको क्यों दूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नेशनल कमीशन का फंक्शन ही यही है, ठीक है। और इसकी अगर अदर फंक्शंस की बात करें, अदर फंक्शंस भी देख लिए। देन हम इसकी रिपोर्ट देखते हैं। ये अपनी रिपोर्ट को जैसे नेशनल कमीशन पूरी एक साल के लिए एक साल की जो रिपोर्ट होती है एनुअल रिपोर्ट, उसको तैयार करता है कि कितनी स्कीम बनी एसटी के लिए, कितना काम किया गया, इन सभी को रिपोर्ट तैयार करके कहाँ भेज देता है, अपने राष्ट्रपति के हाथ में थमा देता है। भाई देख लो आपने इतना काम किया है एसटी कास्ट के लिए, इतना नुकसान हुआ है उनके लिए इतना करना चाहिए। तो ये सभी रिपोर्ट में लिखा हुआ होता है और रिपोर्ट किसको प्रस्तुत कर देता है, वो प्रेसिडेंट को एक साल में एक साल के बाद उसको प्रस्तुत करनी होती है। तो ये काम था आपके नेशनल कमीशन का। आई होप यू आपको वीडियो पसंद आया होगा।